Namaskaram. So today we will be discussing provisions of Finance Bill 2024, which was presented yesterday. We were supposed to record this video yesterday only, but because some office work and not feeling well, उसकी वजह से हमने नहीं किया. But today we will try to cover. Obviously, many of our students who are learning this lectures with us, they are quite disappointed क्योंकि सर इतने सारे रेट्स हमने याद किए और फिर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ चेंज किया. बट देन दिस इज़ हाउ आई वांट टू स्टार्ट माय डे और द लेक्चर फॉर द टुडे, कि आप इस चीज़ का कभी रिग्रेट मत पालो अपने माइंड में कि हमने जो पढ़ा था वो सर गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया या गवर्नमेंट ने चेंज किया. कम से कम आपको इस साल पता तो चल रहा है कि बजट आने के बाद चेंज कैसे होता है. नहीं, दिस माइट बी द फर्स्ट बजट जहाँ पे आपको दिखता है कि निर्मला सीतारमण जी कुछ बोलती है और शेयर मार्केट गिरता है. ठीक है, तो यही तो समझना, यही तो गेम है कि ये पहली बार नहीं हुआ है. आपको ऐसे लग रहा है कि पहली बार हुआ है, ऐसा हर साल होता है. हर साल आपने कभी देखा नहीं था, इस साल आपको फील हो रहा है. एंड दैट्स व्हाट, अगर आपको फील हुआ कल कि बजट में बहुत सारी चेंजेस हुए एंड देन हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है एंड हमें रीलर्न करना पड़ेगा विच इज़ ऑलरेडी लर्न. ऑब्वियसली यस सर, तो एफर्ट बढ़ेंगे. यस सर, क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएंगे. यस, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना फर्स्ट टाइम लगा था. एंड आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट थ्रू द डिस्कशन कि आपने जो पहले पढ़ा है अगर आपको वो समझा है तो आपको बदलाव आसानी से समझ जाएगा. तो सर पहले पढ़ा था वो काम का है क्या? बिल्कुल. अभी इस असेसमेंट ईयर में आप जब काम करोगे पहले का, ये मुझे अभी भी सुबह से कम कुछ मैसेज आ चुके हैं कि सर कल का बजट आया था, हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? तो 2024 में जितनी भी एग्जाम्स होंगी दुनिया में, उसमें से किसी भी एग्जाम में ये बजट एप्लीकेबल नहीं है. ये सारा बजट जो 2024 का बजट हमेशा 2025 में एप्लीकेबल होता है. ये क्लियर है? तो ये बजट आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है. इस बजट में कि कुछ सिलेक्टेड प्रोविजन जो ओवर द नाइट चेंज होते हैं वो सिलेबस में 6 मंथ के बाद आते हैं. तो जिस साल भी मतलब अभी एग्जाम हमारा है, समझो व्हाट यू से जनवरी का एग्जाम है, तो जनवरी में से आप क्या कर दो, 6 महीने निकाल दो. तो 6 महीने के पहले जो अमेंडमेंट आए रहेंगे वो आपको एप्लीकेबल हो जाते हैं. वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा, आपका रेलेवेंट इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट होगा, सीए इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा, सीएम इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, जो आपकी इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करेगी कि आपको सिलेबस में क्या डालना है क्या नहीं देना है. तो हम तो सारा पढ़ेंगे, हम तो प्रोफेशनल लोग हैं क्योंकि हमें तो क्लाइंट को कंसल्टेंसी देनी है और मैं कुछ शॉर्टकट में नहीं पढ़ाना चाहता आपको. वैसे हमारे अभी इंटरनेट पे 2 पेज का 3 पेज का इनकम टैक्स का अमेंडमेंट सर्कुलेट हो रहा है. एक्चुअली इनकम टैक्स का अमेंडमेंट ये फिनेंस बिल में आप देख सकते हो, इनकम टैक्स और जीएसटी कस्टम्स मिला के 225 पेज का हुआ है. ठीक है, मेमोरेंडम करके एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ फिनेंस बिल 2024. ये लॉजिक बताता है कि क्या चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ. तो हम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, भले टाइम लगेगा, लगने दो ना, इट्स ओके ना. डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि ऐसा ऊपर से पढ़ना चाहते हो? डिटेल में पढ़ना चाहते हैं. बाकी कल से तुमने 10-12 मिनट की 4-5 वीडियो देख लिए होंगे, आपको लगा होगा 3 पेज का अमेंडमेंट है, इतना ही तो है. ऐसे नहीं है, देखो कितना अमेंडमेंट होता है इनकम टैक्स में जब भी कोई. अच्छा ये भी बता दो एक बात, ये जो बिल प्रेजेंट हुआ है जरूरी नहीं वो फाइनल है. ये बिल है, ये फिनेंस एक्ट नहीं है. फिनेंस बिल के ऊपर अभी पार्लियामेंट में बहुत बड़ा डिस्कशन होगा और डिस्कशन होने के बाद इस बिल को किस चीज का नेचर रेट क्या बोलते हैं अपना, ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. ठीक है ना, इसका नेचर चेंज हो जाएगा. अभी ये बिल है, ये ड्राफ्ट है. फिनेंस बिल का क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. ये कब, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जब पास हो जाएगा. तो हमेशा देखा गया है कि बिल में जितनी बातें बोली गई है वो तो होती ही है और सेक्शन चेंज होते हैं. मतलब बिल से कम नहीं होता, बिल में जितना बोला गया है उससे ज़्यादा चीज़ें चेंज होती. तो आपको अभी इनकम टैक्स के सेक्शन थोड़े पता है क्या ना अजीम? थोड़े तो आइडिया आप लोगों को. तो ये देख सकते हो आप, सबसे पहले तो उन्होंने फाइनेंस बिल को ही चेंज कर दिया जिसमें इनकम टैक्स के रेट होते हैं ना, तो वो छोड़ दो. यहाँ से डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट दिख रहा है आपको चैप्टर 3 में. तो डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट कहाँ पे आया, आप मुझे सेक्शन बता सकते हो कहाँ पे अमेंडमेंट आया? सेक्शन 2 मतलब डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया. सेक्शन 10 मतलब एग्जम्प्ट इनकम में अमेंडमेंट आया हुआ है. सेक्शन 11-12 ये पूरा जो सीरीज है 11-12, 12AB, 12AC, 13, ये आपको याद आ रहा है, एग्जम्प्ट असेसी. इसमें ना 2 रिजिम है. कितनी रिजिम है?
दो अलग अलग रिजिम है, एक सेक्शन 1023C की एक रिजिम चलती है और एक सेक्शन 11, 12, 13 की रिजिम चलती है। तो छोटी चैरिटेबल ट्रस्ट, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं तो मैं बता रहा हूँ, देयर आर छोटी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड देयर आर बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसे दो अलग अलग रिजिम है। कितना मेहनत लगता था पता है मुझे दो रिजिम पढ़ाने में, ट्रस्ट के लिए भी दो रिजिम। एक तो ट्रस्ट पढ़ाने में मेहनत, क्योंकि चैरिटेबल है ना, नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेकिंग, पूरे इनकम टैक्स में हम प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज पढ़ते रहते हैं, और एक ऐसी एंटिटी है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, तो पूरा अपोजिट, मतलब गंगा ही उल्टी हो जाती है वहां पे कि इनको टैक्स नहीं लगाना है, कैसे नहीं लगाना है वो पढ़ाया जाता है इनकम टैक्स में। तो ये प्रॉब्लम होता था। अभी उसमें भी दो रिजिम, क्या आप सेक्शन 23 की सेक्शन 1023C की ट्रस्ट हो या 12AB की ट्रस्ट हो, और दोनों में लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम। एक जमाने में बहुत अलग अलग लैंग्वेज थी, लेकिन फिर लास्ट 2-3 साल से गवर्नमेंट दोनों रिजिम को सेम करने का ट्राई कर रही है। इस साल गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ हम दो रिजिम को सेम क्यों कर रहे हैं, दोनों को एक बना देते हैं ना, दोनों भी ट्रस्ट ही है। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, दो अलग अलग ट्रस्ट को वन बना दिया, या बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको दो रिजिम नहीं पढ़नी है। अच्छा हुआ आप लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्यों? क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर पढ़ते तो दो रिजिम पढ़नी पड़ती, और याद रखना पड़ता है ये इस रिजिम में है, ये इस रिजिम में नहीं है, ऐसा थोड़ा गैप याद रखना पड़ता है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब वो करने की जरूरत नहीं है। तो यह समझ में आ जाएगा थोड़ा जब आगे जाएंगे। सेक्शन 16 अगर आपको याद है तो ये कौन से सीरीज में, आप कितना बता दो मुझे, खाली देखो ना, सैलरी में रहना चाहिए। 15 to 17 क्या होता है? सैलरी। सैलरी में डिफॉल्ट रिजिम में जो जाएंगे उनके लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है। 75,000, अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था? 50,000, अब कितना कर दिया? 75,000, ठीक है ना। इसमें मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। जब कल आप लोगों ने बजट देखा ना, बजट के बाद ना 2 घंटे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है निर्मला सीतारमण जी का, और पूरी जो बजट कमेटी होती है, देयर इज अ कैबिनेट, बजट निर्मला सीतारमण जी नहीं बनाती, होल कैबिनेट बनाता है। तो पूरा कैबिनेट सामने बैठा रहता है और प्रेस वालों को सवाल पूछने का मौका दिया जाता है कि आप क्वेश्चन पूछो। तो मैंने कल घर पे जाके पूरा वो बजट देखा, ऑफिस में देख नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, पूरा 2 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बजट में नहीं समझे, क्योंकि बजट जो होता है वो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर किया जाता है, ये स्कीम वो स्कीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार प्रेस वालों ने 80%, 80 क्या, मैं तो बोलता हूँ जितना मेरे को नॉलेज आया, 90% सवाल इनकम टैक्स के पूछे। बताओ, प्रेस वालों ने खाली 2-3 ही सवाल ऐसे थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे कि ये कैसे, वो कैसे, एक्सपेंडिचर का क्या। 90% सवाल टैक्स। मुझे अच्छा एक चीज का ये लगा कि टैक्स लोगों तक पहुंचना चालू हो गया है। मतलब एक ऑर्डिनरी पर्सन भी अभी समझता है कि टैक्स करके इस दुनिया में कुछ है, जो 5 साल पहले, 8 साल पहले नहीं था। इनफैक्ट 2 साल पहले भी उतना प्रेवेलेंट नहीं था जितना अभी हुआ है कि टैक्स टैक्स जीएसटी घर घर पहुंच चुका है आप। तो उसमें का एक लॉजिक उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जो मैंने बहुत पहले ही बोल दिया है, गवर्नमेंट ने इस बजट में कुछ टैक्स के रेट्स कम किए हैं। ये बेनिफिट बढ़ा दिया ना, 50,000 का 75,000 किया, तो टैक्स बेस कम कर दिया, तो इससे गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जाएगा। मिडिल क्लास खुश हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे कम मिलेंगे। गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा खर्चे करने हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा करनी, मतलब टैक्स बढ़ाना चाहिए उनको, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम कर रही है और खर्चा बढ़ा रही है। तो किसी प्रेस वाले ने यही पूछा, ये कैसे पॉसिबल है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये कैसे पॉसिबल है। तो सर, टैक्स का रेट कम करते हैं लेकिन टैक्स का बेस बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? बेस। मतलब जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर पहले थे और जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर अभी रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, टैक्स का बेस बढ़ाने का मतलब होता है, अगर मैं लास्ट ईयर 7 लाख का इनकम कमा रहा था, इस साल शायद मैं 12 लाख का इनकम कमाऊंगा, तो जो पेयर ही था, पहले भी पेयर था, अभी भी टैक्स पेयर है, वो हायर इनकम इस साल शो करेगा। प्रोग्रेसिव ना, यू विल ऑलवेज ट्राई टू अर्न मोर देन लास्ट ईयर। तो आपके देश का जब टैक्स का बेस बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंटली टैक्स का रेट कम करती है। ये एक लॉजिक क्लियर हो गया आपका।
तो इसलिए हम बेनिफिट भी दे रहे हैं और एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा होता नहीं, ये दोनों अपोजिट है। हाँ, टैक्स हाई एक्सपेंडिचर हाई, ये समझ में आता है। टैक्स लो एक्सपेंडिचर लो, एक्सपेंडिचर हाई टैक्स लो, कैसा पॉसिबल है? बेस हाई। इसके बीच में एक मिसिंग फिगर कौन सा है? टैक्स का बेस। नंबर ऑफ टैक्स पेयर और अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर विल बी हाई। ओके, तो ये एक वो लॉजिक बताना था। तो ये डिफॉल्ट रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कर दिया है? 75। हमने चेक इसको टच नहीं किया था, लेकिन आपको थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। सेक्शन 28 में एक अमेंडमेंट आई है, ठीक है ना, आगे आगे जाके हम फिर से करेंगे, लेकिन हल्की से अमेंडमेंट आई है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आप पीजीबीपी दिखा ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग दिखाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन खाली 30% का मिलता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं घर भाड़े पे देना ही मेरा बिजनेस है, और ऐसे कुछ केस लॉज वगैरह हुए थे, उन्होंने बोला उसे फालतूगिरी बंद करो, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी कौन सी इसमें जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस में नहीं आएगा, ठीक है ना। सेक्शन 36 में कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम करके कुछ होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके पेंशन के लिए, उसके ऊपर वो 10% का था, वो 14% का हो गया। ऐसे कुछ कुछ अमेंडमेंट आए पीजीबीपी में। कुछ सेक्शंस हमने डिस्कस नहीं किया, आपको नहीं समझ में आएंगे। सेक्शन 47 मतलब ये जो यहां से जो शुरू हो रहा है 46A, ये बाईबैक टैक्स करके था, बीबीटी, रीड विथ 115 क्वा एक बाईबैक टैक्स था हमारे देश में। बाईबैक समझते हो आप लोग? हल्का सा जनरल नॉलेज। कंपनी ने शेयर इशू किया होता है, फिर अगर डिबेंचर इशू किया होता है तो डिबेंचर का रिडम्पशन होता है। वैसे इक्विटी इशू होता है तो इक्विटी बायबैक होती है, कंपनी बायबैक करती है। तो बायबैक पहले कंपनी के हाथ में टैक्सेबल था और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम था। कंपनी के हाथ में टैक्सेबल और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम। अभी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? बोला नहीं, बायबैक ये जो टैक्स है सेक्शन है 115 क्वा, वो सेक्शन ही हटा दिया। और सेक्शन हटाने से क्या हो गया? कंपनी के हाथ में से जो टैक्सेबिलिटी थी वो हट गई। तो कंपनी अभी टैक्स नहीं भरेगी बायबैक के ऊपर। अब बायबैक किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? शेयर होल्डर के, जिसको बेनिफिट मिला है, ठीक है ना। तो बायबैक का एक टैक्स लाया उन्होंने, एक अच्छी मूव है। इससे टैक्स का बेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हाँ, टैक्स का बेस। आगे जाके हम बात करेंगे कैसे बढ़ेगा। फिर एक बुरा लगता है मुझे आप लोगों को, एक सेक्शन का मैंने बहुत बड़ा लॉजिक आपको पढ़ाया, आपको याद आ रहा है? सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B सुना है आप लोगों ने? अरे कैसे ब्लैक मनी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको एंजल टैक्स बोला जाता है। कौन सा टैक्स बोला जाता है? एंजल टैक्स भी बोला जाता था, इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको एंजल टैक्स बोलते हैं। इस पूरे सेक्शन को अबॉलिश किया, एंजल टैक्स नहीं लगेगा अगले साल से। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। इस साल है, अगले साल नहीं लगेगा। और फिर उन्होंने बोला लेकिन फिर यहाँ पे तो ब्लैक मनी कन्वर्ट होती थी, वो रोका जाता था। तो उन्होंने बोला हमारे पास और दूसरे प्रोविजन है जहां पे हम उनको पकड़ेंगे, ये बाय डिफॉल्ट लगने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके आगे क्लोजली हेल्ड कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है और उनको टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगता था, बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगता था। तो उन्होंने अच्छा एक ये बात भी है कि हमारे भी कुछ क्लाइंट है जिनको इनकी नोटिस आ चुकी है इसके पहले, तो उन्होंने बोला रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, जो पहले नोटिस चालू है, जो पहले असेसमेंट ओपन हो चुकी है वो सब कुछ रहेगा, इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव रहेगा। तो एंजल टैक्स को डिलीट कर दिया। जो लवली एक्सपोर्ट या हमने पूरा जो एक सीरीज पढ़ा था, ठीक है ना, वो पूरा सेक्शन उन्होंने डिलीट कर दिया। तो आपको पढ़ने सेक्शन मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, आप ये मत समझो कि आपकी मेहनत पानी में गई। मैंने लॉजिक पढ़ाया था कि गवर्नमेंट ऐसे, मतलब लोग ऐसे ब्लैक टू वाइट कन्वर्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऐसे रोक सकती है। अब गवर्नमेंट रोकना नहीं चाहती, ठीक है ना। क्यों नहीं रोकना चाहती? क्योंकि हमारे देश में अभी आप चाहते हो कि नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बने? पहले हाँ बोलो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बने, लोग साथ में आए, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करें, भले उनको प्रीमियम पे शेयर इशू करना पड़े, भले थोड़ा इधर उधर 19-20 करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले देश में डेवलपमेंट लेकर आओ, ठीक है ना, देश में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। तो ये जो पहले दिक्कत होती थी वो दिक्कत उन्होंने हटा दी। बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। 80CCD में जो अमेंडमेंट हुआ था वो मैंने यहाँ पे बताया था कि वो कंट्रीब्यूशन 10% का पहले लिमिट था, वो अभी कितना कर दिया गवर्नमेंट ने? 14%। हो क्या रहा था ना, ये तो कुछ दिनों पहले 80CCD में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रहते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने पेंशन की अमाउंट बढ़ा के मांगी थी कि हमारे सैलरी का थोड़ा हायर परसेंटेज आप कंट्रीब्यूट करो। 10% सबके लिए था पहले, आपके सैलरी का, बेसिक सैलरी का 10%
कंट्रीब्यूट होता था। तो आपकी लाख रुपए की सैलरी तो 10,000 रुपये आपके पेंशन फंड में गवर्नमेंट जमा करता था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है ना? एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर अपनी जेब से अलग से करता है, पता आपको, ठीक है ना? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% हुआ करता था। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने हड़ताल वगैरह करके, ये आंदोलन करके, ये करके, वो करके, वो अमाउंट बढ़ा के 14% करा ली कि पेंशन हमको थोड़ा ज़्यादा मिलने दो साहब, ठीक है ना? तो वो 14% उनके जो पेमेंट स्कीम होते हैं उसमें हो गया, लेकिन इनकम टैक्स में एग्जम्पशन जो था वो 10% ही लिखा गया था। आप समझ रहे हो ना? अभी आप एग्जम्पशन 10% है और कॉन्ट्रीब्यूशन 14% हो रहा है, मतलब 4% क्या हो रहा था? टैक्स हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने फिर 2 साल पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एटीसीसीडी में, एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 होता है, आपको पता होगा, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, वहां पे लिमिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी कर दिया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी भी कितना रखा था? 10% ऑफ सैलरी। अभी उन्होंने प्राइवेट और गवर्नमेंट को पार पे लाना चाहा, तो क्या अमेंडमेंट लाया होगा? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट का 10% का कितना हो चुका है? 14%। तो अभी हमको ये नहीं याद रखना पड़ेगा, आपका सिलेबस थोड़ा कम भी करती है मिनिस्ट्री। अभी हमें पहले मुझे चिल्ला चिल्ला के क्या बताना पड़ता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 40, नॉन गवर्नमेंट होगा तो 10। अभी मुझे खाली क्या बोलना है वहां पे जाके? 14%। एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 में 14% ऑफ सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सेक्शन आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता, जिनको पता है उसके लिए बताया जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से पूरा चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा और पूरे चैप्टर नंबर 1 में कहाँ कहाँ पे रेलेवेंट जगह पे अमेंडमेंट आए वो सेक्शंस के साथ हम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना? 2 बार करेंगे, चल जाएगा ना? अभी मैं जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे हमने पहले इंडेक्स रन किया था वैसे मैं अमेंडमेंट का इंडेक्स रन कर रहा हूँ। लोगों को लग रहा है कि मार्केट में घूम रहा है 3 पेज का अमेंडमेंट में, अभी मेरा खाली समरी बता के नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना? तो ऐसा होता है। देन एटीजी ट्रांसफर प्राइसिंग में भी उन्होंने अमेंडमेंट लाया। 111A में अमेंडमेंट लाया, ओहो आपने रटा था, आपको थोड़ा फिर से रटना पड़ेगा। 111A में आपने क्या रट के रखा था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो रहता है मार्केट का, जिसके ऊपर एसटीटी लगा होता है, उसको कितने रेट पे टैक्स किया जाता है? अभी उसको कितना कर दिया? बस, ठीक है ना? क्या बढ़ाया उन्होंने? टैक्स का रेट भी बढ़ा दिया। कैसे? कुछ लोगों को बेनिफिट दिया ना, कुछ लोगों को, किसको बेनिफिट दिया? गरीब लोगों को बेनिफिट दिया कि नहीं? गरीब और मिडिल क्लास। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है। और आपको ये भी पता है 115 BAC के तो रेट आपको पता ही है। अभी कल से इसकी चर्चा ऑफिस में 4 बार हो चुकी है। अरे BAC के रेट बदल गए, BAC के रेट बदल गए। क्या किया? खाली 0 to 3 लाख जो था उसको नील रखा गया, 3 लाख to 7 लाख कर दिया। उसका कितना कर दिया? 5%, ठीक है ना? 7 लाख to 10 लाख को कितना कर दिया? 10%। 10 लाख to 12 लाख को कितना कर दिया? 15%। 12 to 15 पहले से ही कितना था? 20%। यहां से इसके ऊपर चेंज हुआ, इसके नीचे सब कुछ सेम ही है। और अबव 15 लाख कितना है? तो यहां पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपया पुश किया गया है, ठीक है ना? और 1 लाख रुपया पुश करने से तुम्हारा इनिशियल जो टैक्स रेट होता है वो कम हो गया। तो बहुत सारे लोग तो 7 लाख की इनकम कमा रहे थे, उनको तो टैक्स ही कम हो गया। तो गरीब लोगों को बेनिफिट दिया कि नहीं गवर्नमेंट ने? और मैंने क्या याद रखने बोला था आपको? इम्बैलेंस याद रखने बोला था। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करनी है और टैक्स अगर कम आएगा तो किधर से तो थोड़ा अमाउंट रिकवर करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ने अमीरों से मांगा। शेयर मार्केट में उनका अंडरस्टैंडिंग है, जो मेजॉरिटी लोग 111A में कमाते हैं ना, देयर इनकम इज इन करोड्स। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी वाले भी रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो उनका इनकम करोड्स में है, ठीक है ना? उनका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 35% प्लस जाता है। 30-40% सरचार्ज वगैरह लग के आपको पता ही है 42 तक जाता है। तो उनके लिए 15% बहुत कंसेशनल हो गया। उनको ही बोल दिया साहब आप पहले से ही अमीर हो, आप एक काम कर दो ना 5% और भर दो। इस लॉजिक से 15 का कितना कर दिया है? किधर ना किधर तो कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ना, हमको एडिशनल टैक्स चाहिए। हमने गरीबों को बेनिफिट दिया तो अमीर को टैक्स करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला अमीर लोगों को कोई, तो ये जब अनाउंस किया तो मार्केट में स्पाइक आया, मार्केट फेल डाउन, कैंडल नीचे की तरफ आया कल। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, रिकवर हो जाएगा, मार्केट है अपना। हाँ, गर्लफ्रेंड के जैसा होता है, ठीक है ना? बहुत नाटक करता है तो अच्छे से बात नहीं करेगा ना, चली जाऊंगी मैं, जाती नहीं, ठीक है ना? तो ये इन्वेस्टर भी ऐसे ही करते हैं। गवर्नमेंट को तुम टैक्स करोगे ना, हम मार्केट छोड़ देंगे मार्केट, दिखाते भी ऐसा थोड़ा 2 कदम आगे जाके, हाँ नीचे गिर रहा है करके।
कुछ नहीं, हरामखोर लोग 2 दिन के बाद फिर से इन्वेस्ट करते, फिर से मार्केट ऊपर ही जाता है। इतिहास गवाह है। अभी नीचे आया मार्केट, कल आज कल में फिर से रिकवर मार देगा, यू टर्न मार देगा। ठीक है ना, क्लियर है? ये बीएससी ठीक है, ये पहला अमेंडमेंट समझ में आया तो हमारा हर क्वेश्चन चेंज होने वाला है। चलेगा? एक्सेल शीट है मेरे पास, तुम लोग का प्रॉब्लम है। मैं तो एक्सेल में चेंज करेगा, मुझको क्या खाली 15% जहाँ पे मैंने लिखा है मुझे जाके खाली हल्का सा 20 करना है। यहाँ तक ठीक है? 112A में क्या किया गवर्नमेंट ने? क्या था अपना? 2 बातें की यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 112 में क्या था? 1 लाख के ऊपर 10%। पहले तो उन्होंने बोला इसका भी रेट थोड़ा बढ़ा दूं, सबने बोला हाँ बढ़ा दो। ठीक है ना, तो ये 112A का जो टैक्स का रेट था पहले 10%, वो उन्होंने कितना कर दिया? 12.5% कर दिया। तो 2.5% से रेट बढ़ गया यहाँ पे, लेकिन बेनिफिट भी दे दिया। गरीब लोग आवाज उठाना चालू हो गया, अरे यार हमको अभी अभी तो बेनिफिट दिया था आपने। उन्होंने बोला टेंशन मत लो, आपका जो अबाव 1 लाख का था ना उसको मैं अबाव 1,25,000 कर देता हूं। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? फिर से जो गरीब लोग हैं, जो थोड़ा थोड़ा कैपिटल गेन कमाते हैं उनको मिलेगा। जो बड़ा बड़ा कैपिटल गेन कमाते हैं उनको टैक्स लगेगा। तो वही है, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है देश में, बहुत पहले से इस्टेब्लिश लॉ है कि हायर द इनकम हायर द टैक्स। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि दोनों के रेट हमने याद रखे थे। नए रेट याद हो गए? बताओ नए रेट इतने आसानी से क्यों याद हो रहे? पुराने बहुत अच्छे से याद है, इसलिए पुराना पढ़ना बहुत, मैं आपको इस्टेब्लिश करके दे रहा हूं साहब। अगर मैं पुराना बताता ही नहीं और मैं बोलता 112A का अभी का रेट 12.5% है, आपको यू कैन नॉट रिलेट दैट। अभी आप रिलेट कर पा रहे हो, यू कैन फील इट कि सेक्शन बदल रहा है। जब सेक्शन बदलते हुए दिखता है साहब तो देश बदलते हुए दिखता है। ठीक है ना, देश सेक्शंस के थ्रू बदलता है। तो ये सेक्शंस ही है जो देश को नया शेप देने वाले हैं, क्योंकि इसमें से ही पैसे गवर्नमेंट के पास आने वाले, इसमें से ही विकसित भारत। ये बजट का थीम पता है ना आपको? बजट फॉर विकसित भारत लिखा जाता है इसको। रोड मैप फॉर विकसित भारत। विकसित भारत मतलब इंग्लिश क्या है? डेवलप्ड इंडिया। टारगेट क्या है? 2047। तो ये इसी रोड मैप के थ्रू बनने वाला है। ठीक है ना, अब मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे लॉजिक पढ़ाने का ट्राई करूंगा, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि इनकम टैक्स की सीरीज पढ़ रहे हैं तो लेट अस फोकस ऑन इनकम टैक्स। जनरल नॉलेज का तो हमारा कोई पेपर है नहीं। 115 क्वा डिलीट हो गया, याद है आपको? मैंने अभी बताया था बायबैक टैक्स होता है ना 115 क्वा में, बायबैक टैक्स डिलीट ही कर दिया उन्होंने। फिर यहाँ पे सर्च के केसेस होते हैं। सर्च मतलब रेड होती थी, तो रेड के केसेस 10 साल के बाय डिफॉल्ट ओपन होते थे। अगर आपके घर पे रेड हुई है तो आपका इस साल का असेसमेंट नहीं होगा, इस साल का तो होगा ही, लेकिन आपके घर पे रेड हुई है मतलब आपके घर पे लक्ष्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके पिछले 10 साल ओपन होते थे। अब 10 साल को उन्होंने 6 साल किया, थोड़ा डीपेनलाइज किया है। मतलब थोड़ा बहुत पुराना चोरी करके रखा होगा तो ठीक है, जाने दो। मैंने आपको 147 बताया था, आपको याद आ रहा होगा तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट मैंने बताया था सबसे भयानक असेसमेंट होता है। मैंने बोला था 3 साल के लिए बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, लेकिन ये 10 साल तक जा सकता है अगर 50 लाख के ऊपर अगर आपने इनकम एस्केप किया है तो। और गवर्नमेंट के पास एविडेंस है कि 50 लाख के ऊपर आपका इनकम एस्केप हुआ है। अब उन्होंने बोला इतना पुराना मैटर नहीं ओपन करेंगे, हम मैक्सिमम 5 साल तक का मैटर ओपन करेंगे। अगेन डीपेनलाइज कर दिया। मतलब चोरी करने के बाद कितने दिन तक माला जपनी है भगवान की? 5 साल। 5 साल के बाद आपकी चोरी मुक्त हो जाती है, क्योंकि आपको फिर इनकम टैक्स पेनलाइज नहीं कर सकता, खोलने के चांसेस कम होते हैं। आपको इसका एक हिंट भी दे देता हूँ, लोग क्या करते हैं जब बहुत बड़ा चोरी वगैरह वो लोग टैक्स की कुछ करते हैं, ठीक है ना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो दे शट डाउन द एंटिटी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो लाइव एंटिटी होती है ना वो गवर्नमेंट के नज़र में कभी भी आ सकती है। जो एंटिटी आपने इस साल क्लोज कर दी वो गवर्नमेंट के डेटाबेस से धीरे धीरे गायब हो जाती है, तो उसके ऊपर नज़र नहीं लग रहती। तो देयर आर एक्सपर्ट पीपल इन इंडिया हु विल डू सम टैक्स का स्कैम, सम ट्रांजैक्शन, सम अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बुक्स में एंट्री घुमाते हैं, एंड देन दे शट डाउन द एंटिटी। ये प्रैक्टिस चालू है। मैं आप लोगों को 2 चीज़ों के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, कि आपके पास बहुत सारे लोग सर्टिफिकेशंस लेने आते हैं, कंपनी क्लोज करने आते हैं। मेक श्योर कि उस कंपनी में कोई बहुत बड़ा कांड ना हुआ है,
क्योंकि दिस इज द मोडस ऑपरेंडी. मोडस ऑपरेंडी वर्ड क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी? व्हाट डू यू मीन बाय मोडस ऑपरेंडी? अवनेश, मोडस ऑपरेंडी म्हणजे काय? नाही माहिती? स्ट्रैटेजी. मोडस ऑपरेंडी मतलब क्या? स्ट्रैटेजी. ठीक है ना. तो टैक्स इवेट करने का एक क्या है ये? मोडस. अभी हम आगे से क्या बोलो? मोडस ऑपरेंडी है. ठीक है, चलो आगे. तो इस सेक्शन में अमेंडमेंट आया, वेलकम है कि नहीं? टैक्स के चोरों के लिए, टैक्स के चोरों के लिए वेलकम अमेंडमेंट है. ठीक है, अब करो बिंदा चोरी. तो ये उसकी ये पूरी सीरीज है. सब्स्टिट्यूशन विद न्यू चैप्टर ऑफ, कुछ नया चैप्टर आया बाद में देख लेंगे. टीडीएस के चैप्टर में बहुत बढ़िया अमेंडमेंट लाए विजय सर, बहुत बढ़िया अमेंडमेंट लाए. बहुत सारे 5% के रेट थे जिसको कितना कर दिया है? 2% रेट कर दिया. और एक बहुत सवाल पूछा जाता था हम लोगों को, हर साल पार्टनर्स पूछते थे कि सर ये पार्टनर्स का लास्ट में झोल क्या होता था? पार्टनरशिप फर्म का हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते थे और पार्टनर्स को हम हमेशा फ्री रखते थे. ठीक है ना, कि सर पार्टनरशिप फर्म का कल अगर टैक्स दबाने का रहेगा तो हम पार्टनर्स रेम्यूनरेशन मारेंगे. और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के ऊपर हमें एडवांटेज ये मिलता था कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के ऊपर एक तो आपको जीएसटी नहीं देनी पड़ती थी और दूसरा टीडीएस नहीं रहता था. अब कोई भी अगर नया पेमेंट मारने का ट्राई करोगे टैक्स का झोल करने के लिए तो टीडीएस का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता था. तो उसकी वजह से डिफॉल्ट क्रिएट होता था टीडीएस के चैप्टर में. तो एक ऐसा लेजर हुआ करता था जो फ्री हैंड प्ले हुआ करता था. समझ में आ रहा है क्या? टैक्स कम करने के लिए, फर्म का टैक्स कम करने के लिए देयर वाज वन टूल, एक नोट, एक पाना था. समझ लीजिए, आपको अभी इतना पता नहीं है, विजय को पता है तो उसको ही कैन इजीली कोरिलेट कि हम पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन बढ़ा के दिखा देते थे. समझ में आ रहा है आपको? फर्म का टैक्स दबाना है तो मुझे क्या करना है? खर्चा ज्यादा करना है और ऐसा खर्चा करना है जिसके ऊपर टीडीएस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टीडीएस लगेगा तो टीडीएस तो मैंने बैकडेटेड भरा नहीं होगा. तो एक लेजर हुआ करता था जिसको हम फ्री स्टाइल में यूज किया करते थे. तो गवर्नमेंट ने अभी उसके ऊपर भी लॉक लगा दिया 192 का 194 का टीडीएस ताला. अब ये लेजर भी बंद. अब इसके ऊपर भी क्या आ गया? टीडीएस आ गया. तो एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट लाए, बहुत वेलकमिंग अमेंडमेंट लाए. 194 का रेट उन्होंने 194 के साथ मैच कर दिया ना. मैं आपने मुझे थोड़े दिन पहले पूछा था इसका टीडीएस का रेट कितना है, मैंने बोला था इसका 0.1% होना चाहिए और हो गया वो. ठीक है ना, मैंने आने के पहले ही बता दिया था विजय को कि इसका रेट 194 का कम होना चाहिए, 194 का कम होना चाहिए, 194 के साथ पार पे होना चाहिए. क्योंकि 194 में जो फिजिकल ट्रेडिंग होती है उसका 0.1% था और ऑनलाइन ट्रेडिंग का 1% किया गया था. तो थोड़ा मिसमैच था, ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों को पार्शलिटी किया जा रहा था. अब दोनों को इक्वल कर दिया उन्होंने. तो 194 ऑनलाइन ट्रेडिंग, 194 ऑफलाइन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स. ठीक है ना, तो उसको आपने कम कर दिया. अच्छा लग रहा है थोड़ा. तो वहाँ पे भी टीडीएस का रेट कम कर दिया उन्होंने. टीसीएस का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था एम्प्लॉय कैटेगरीज को. अगर एम्प्लॉय ने गाड़ी ले ली, ठीक है ना, तो गाड़ी लेते 10 लाख के ऊपर, तो आपको पता है कि गाड़ी लेते हैं तो उसका टीसीएस कट होता है 1% का. और टीसीएस में भी अमेंडमेंट आया, अभी आने वाला है. वो गुड्स की एक लिस्ट आएगी कि कौन से गुड्स हैं जो 10 लाख के ऊपर अगर आप परचेस करोगे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कलेक्ट करने वाला है? 1% का टीसीएस. अब टीसीएस कलेक्ट तो कर लोगे तो उसका क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना, मुझे सेट ऑफ मिलना चाहिए ना. तो सेट ऑफ कैसे मिलेगा? तो उसके लिए उन्होंने वो इनेबलिंग प्रोविजन किया कि टीसीएस को टीडीएस मानो. क्या मानो? तो टीसीएस को टीडीएस के जैसे ट्रीट करो, ऐसे बोला गया. ठीक है, तो टीसीएस को टीडीएस की तरह ही ट्रीट करो, ऐसे बोला गया है. तो उसका क्रेडिट कंसिडर करो, मतलब एडवांस टैक्स जैसा कंसिडर करो, तो उसका सेट ऑफ मिलेगा और कुछ नहीं. पहले लॉजिकली मिलना ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया. दूसरा एक विजय को और एक मैं बता देता हूँ, एक केस हमारे ऑफिस में भी हुई थी. एक बंदे ने प्रॉपर्टी इसमें 194 में प्रॉपर्टी बेची थी, खरीदी थी 90 लाख की. हमारे ऑफिस का ही केस है. 90 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और विजय ने बोल दिया था कि टीडीएस मारो, टीडीएस लगेगा. ठीक है ना. क्लाइंट दूसरे किसी सीए के पास चला गया, वो इन ऑपरेटिव पैन का बीच में कुछ इश्यू हो गया था और ये 2 लोगों ने बाई की थी, हस्बैंड और वाइफ. तो पर ओनर कितना हो गया? 45 लाख. हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके 45 लाख दिया, तो पर को ओनर 45 लाख हो गया. और 194 में लिमिट था 50 लाख.
194 IA बोलता है कि जब भी आप 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बिल्डर का या जो सेलर है उसका TDS आप काटते हो, ठीक है ना। तो ये TDS उसमें नहीं कटा हुआ था और उसकी ही केस ओपन की थी गवर्नमेंट ने, और हमने बोला था कि भरना पड़ेगा आपको। वो दूसरे किसी CA के पास चला गया और उसने ये वाला लॉजिक उसको बताया था कि आपको तो TDS लगता ही नहीं है, आपका पर को ओनर 50 लाख के नीचे है। तो तभी भी हमने बोला था कि सर सेक्शन में क्लैरिटी नहीं है कि वो पर को ओनर है, पर फ्लैट है, पर एनम है, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है। और कंजर्वेटिवली आपको जाना पड़ेगा। कंजर्वेटिवली जब क्लैरिटी नहीं होती तो कैसे जाना चाहिए, TDS लगेगा या नहीं लगेगा, ये कंफ्यूजन है, सेक्शन में क्लियर नहीं लिखा है। तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि TDS लगाने का कोई पेनाल्टी नहीं है। अगर लगता होगा और आपने नहीं लगाया तो उस चीज़ की पेनाल्टी होती है, उसको हम कंजर्वेटिव अप्रोच बोलते हैं TDS के चैप्टर में। और मैंने बोला था TDS लगेगा। गवर्नमेंट ने इस साल उस सेक्शन में IA में अमेंडमेंट करके बहुत क्लियरली बोल दिया है, इवन इफ देयर आर को ओनर्स यू हैव टू चेक अग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। अग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन मतलब टोटल देखने का, और टोटल कंसिडरेशन अगर 50 लाख के ऊपर है तो TDS लगेगा। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑल्सो वेंट कंजर्वेटिव। ओके, तो वो एक दो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने लाई। इसके आगे आपको पता ही है 270 की सीरीज में क्या होता है, पेनाल्टी होता है, उसके आगे जेल होता है। तो उसमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाए। तो 87 अमेंडमेंट आए हैं साहब, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, चल जाता उतना ठीक है ना, चलेगा ना, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक नया स्कीम आया है कि गवर्नमेंट से लफड़ा मत करो, विवाद से विश्वास, ठीक है ना। तो भैया झगड़ा मत करो, एक काम करो, आपके घर पे ब्लैक मनी है, आओ आप खुद ही डिक्लेयर करो। आपको सबसे पहले तो जेल नहीं करेंगे, कंसेशनल पेनाल्टी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में खोदने नहीं जाएंगे, कैसे आया, कहाँ से आया और कौन कौन इन्वॉल्व था। तो ऐसा एक विवाद से विश्वास स्कीम लाया कि हम आपसे विवाद नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, विश्वास दिखाते हैं, आप आइए, भरोसा कीजिए, नहीं मारेंगे आपको। अब वो कितना प्रैक्टिकल है वो तो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही दिखा जाएगा कि कैसे वो होना है। बट दिस इज ऑल्सो देयर। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट लाए गए, लेकिन क्योंकि कस्टम्स को आपको नॉलेज नहीं है अगेन, लेकिन कस्टम्स में बहुत सारे ड्यूटीज़ को कम किया गया है। मोबाइल फ़ोन सस्ते होने वाले इंडिया में, क्योंकि कस्टम्स ने कस्टम ड्यूटी जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर या मोबाइल में जो बैटरीज लगती है या चार्जर होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं उसकी इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने कम की है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच में बोला इंडियन मोबाइल मार्केट हैज़ बिकम मैच्योर्ड। सबके पास मोबाइल है, ठीक है ना, और दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड गिव बेनिफिट नाउ, ठीक है। तो हमको जब टैक्स लेना था हमने ले लिया है, जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट चालू थी तब हमको टैक्स लेना था, अब मैक्सिमम इंपोर्ट हो चुका है और इंडियन मार्केट मैच्योर्ड हो गया, मतलब बहुत सारे इंडिजीनियस इंडिया में भी बहुत सारे प्रोडक्ट अभी बनना चालू हो गए। इनफैक्ट एप्पल ने भी फैक्ट्री इंडिया में लगा दी, ठीक है ना। तो अभी इंपोर्ट वैसे भी कम होने वाला है, कम होने वाला है, तो आप बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा के क्या ही मतलब है। हाँ, तो एक काम करो, उसकी कस्टम ड्यूटी आप कम कर दो। बाकी ईवी के लिए लिथियम वगैरह जो भी मिनरल्स रखते हैं वो मिनरल के ऊपर भी उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम की है। कैंसर के कुछ मेडिसिन है उसके ऊपर में उन्होंने कस्टम ड्यूटी कस्टम फ्री कर दिया है, मतलब ज़ीरो कस्टम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो गुड वेलकम, कस्टम्स में बहुत ज़्यादा चेंज किया उन्होंने। GST की बात नहीं करेंगे अभी, तो अच्छा है, GST में भी है अच्छा खासा, यू कैन सी GST में अमेंडमेंट है। GST का तो अमेंडमेंट का और फाइनेंस एक्ट का ज़्यादा लेना देना भी नहीं होता, GST हर महीने अमेंड होता है। तो नया लॉ है ना, नया लॉ है तो हमारा इनकम टैक्स कैसा पुराना लॉ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कस्टम्स और GST सॉरी कस्टम्स और इनकम टैक्स का होलिस्टिक रिव्यू चालू हो चुका है। होलिस्टिक रिव्यू मतलब कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू, सेक्शन 1 से सेक्शन लास्ट तक का टीम बिठाई गई है, पूरा स्टार्ट टू एंड इनकम टैक्स रीड किया जाएगा। अभी 6 महीने का निर्मला सीतारमण जी ने टाइम दिया है और 6 महीने के अंदर वो जो कमेटी है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बजट मतलब वो प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा कि हाउ द इनकम टैक्स इन फ्यूचर विल लुक लाइक। और वो फ्यूचर बहुत आगे
नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट बजट 2025। एम्ब्रेस योर सेल्फ, 2025 में डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा डायरेक्ट टैक्स कोड, ऐसा मेरा ओपिनियन है। निर्मला सीतारमन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया तो शी अवॉइडेड द क्वेश्चन बाय सेइंग आई डोंट वांट टू गिव यू मोर ऑन दिस, जब पेपर आएगा, रिसर्च पेपर आएगा तब हम आपको बताएंगे। अभी खाली इतना ही बता सकती हूँ कि 6 महीने का टाइम है, पूरा रिव्यू हो रहा है। तो किसी न्यूज़पेपर ने पूछा कि रिव्यू हो रहा है तो कुछ तो रीज़न होंगे, ऐसा सडनली रिव्यू वगैरह क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला सडनली नहीं हो रहा है, बहुत पहले से चालू था कि डायरेक्ट टैक्स कोड लाना है। 2019 से ही प्रयास चालू था। इनफैक्ट जब से अरुण जेटली सर आए हैं तब से ही प्रयास चालू है कि इनकम टैक्स को पूरा रिवैम्प करके नया लॉ लाया जाए, डीटीसी करके, डायरेक्ट टैक्स कोड करके, लेकिन वो ला नहीं पा रहे क्योंकि नया लॉ आएगा तो आपको पता है देश में आप लोग, पहले तो आप ही लोग हंगामा करते हो स्टूडेंट लोग के क्या कर दिया अभी, ठीक है ना, अब नया पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या करना चालू किया, डायरेक्ट टैक्स कोड में जो प्रोविजंस है, डायरेक्ट टैक्स कोड करके नया नहीं लाया, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड में जो प्रोविजंस है वो प्रोविजन धीरे धीरे इंजेक्ट करते गए वो लोग इनकम टैक्स में। तो अभी नया लॉ लाने की जरूरत नहीं है, बहुत नया कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मेन प्रोविजंस है वो इस लॉ में ऑलरेडी क्या कर दिए गए, जहां जहां जगह बना के इंजेक्ट कर सकते थे इंजेक्ट किए गए हैं। जैसे गार प्रोविजन डीटीसी का था, गार जो प्रोविजन है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये इनकम टैक्स का था ही नहीं, उधर का था, तो उन्होंने यहाँ पे पहले से डाल दिया है। बहुत सारे सार होते हैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, वो जो वहाँ के थे वो यहाँ आ गए। इक्वलाइजेशन लेवी करके कुछ था, वहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया। मतलब जहाँ जहाँ पे प्रोविजंस को इंसर्ट करना था उन्होंने वो प्रोविजंस को बहुत पहले से ही इंसर्ट करना चालू किया है। तो डू नॉट अफ्रेड कि अरे क्या नया आ जाएगा फिर से सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। लॉजिक हर चीज़ का मोटा मोटी वही रहेगा, क्योंकि अगर उतना हमारा देश मतलब है, नया तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एकदम नया नहीं हो सकता। मतलब स्पेशल रेट्स रहेंगे, नॉर्मल रेट रहेगा। फिर उन्होंने वो भी सवाल पूछा जो आप सबके मन में क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है कि ओल्ड रिजीम का क्या करेंगे। हाँ, बजट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ओल्ड रिजीम का क्या करेंगे। उन्होंने फिर से वही डिनाई किया, मैं नहीं बता सकती क्या करेंगे। ओल्ड रिजीम रहेगी तो फेड आउट होगी क्या, तो निर्मला सीतारमन जी ने आंसर नहीं, यही आंसर दिया कि मैं नहीं बता सकती कि ओल्ड रिजीम का क्या करेंगे। लेकिन जो सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने बोला कि हमें फेड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। 70% लोगों ने ऑलरेडी न्यू रिजीम अडॉप्ट करना चालू कर दिया। तो इनडायरेक्टली क्या बोला, धीरे धीरे खुद ही लोग ही उसको यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि न्यू रिजीम इज बिकमिंग अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव। जब आपके पास दो चीज़ें रहेंगी ना, व्हाट आर वी डूइंग, हम दो रिजीम में क्या कर रहे हैं, टैक्स निकाल रहे हैं, और हम हमेशा क्या देख रहे हैं, विच रिजीम इज बेटर फॉर अस। और आपने भी अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हर सवाल में आपके लिए न्यू रिजीम ही बेटर आ रही है। खाली जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का टैक्स प्लानिंग करता है उसके लिए ही क्या है, ओल्ड रिजीम सेंसिबल है। और जो टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा करता है उसको नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसने टैक्स प्लानिंग अगर किया है तो प्रॉपरली क्या है कि झूठ का किया है वो देखना पड़ता है, तो गवर्नमेंट का भी काम बढ़ता है। तो न्यू रिजीम में क्या होने वाला है, सेक्शन ही डिलीट होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया उन्होंने कि हमें फेड आउट करने की जरूरत नहीं है ओल्ड रिजीम, लोग खुद ही न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम कंपनीज, तो मैंने बता ही दिया था, एकदम डिक्लेयर कर दिया था कि कंपनीज को ओल्ड रिजीम डालना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का ओल्ड रिजीम बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिजीम है। मैक्सिमम कंपनीज आर चूजिंग न्यू रिजीम, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाइड रिजीम भी उसको बोलते हैं, तो है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ओल्ड रिजीम अगर फेज आउट कर देंगे, अगर वो जो मैं चाहता हूं करे, एटलीस्ट डीटीसी में वो करे, आपका सिलेबस नहीं बोल के 40% से कम होगा, 40% से पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। मतलब आज अगर इनकम टैक्स 1000 पेज आप पढ़ने वाले हो तो कम से कम 400 पेज आपको नहीं पढ़ने हैं, सिलेबस ही आधा हो जाएगा। अभी 1000 का 1200 पेज हो जाता है। कैसे, एक तो ओल्ड पढ़ाओ, फिर न्यू पढ़ाओ, और फिर दोनों का कंपैरिजन पढ़ाओ, और फिर कंक्लूजन करो कि ओल्ड बेटर की न्यू बेटर। तो ये टॉर्चर हम लोगों को होना जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव आप लोगों को दिखना जरूरी है। जो आपके बाद 4 साल के बाद नए सीए आएंगे उनको नहीं पता चलेगा कि ये इतना जो सिंप्लीफाइड दिख रहा है इतना सिंप्लीफाइड नहीं था।
ठीक है ना, ये दर्द खाली आप ही के पास रहेगा। और जो केसेस इस साल के रहेंगे वो सॉल्व करने के लिए आपको जैसे पता ही है 5 से 6 साल केसेस आगे आते रहेंगे। जो केस आती है तो वो उस साल के लॉ के ऊपर आती है जिस साल का केस था। तो अगर आपको 2 साल के बाद अगर किसी का केस हैंडल करना है तो आपको 2 साल के पहले का लॉ पता होना चाहिए। तो प्लीज डू नॉट हेट अमेंडमेंट, मुझे खाली उतना ही बताना है। लव द अमेंडमेंट, लव द लॉ मेकिंग प्रोसेस। आप देख रहे हो पहली बार, मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट आपने पार्लियामेंट देखा, न्यू संसद भवन देखा। कैसे लोग आते हैं हमारे देश में। कल फॉरेन डेलीगेट आए थे हाउ टू प्रेजेंट बजट देखने के लिए, बहुत सारे फॉरेन के लोग आए थे। दे सैट इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड दे सॉ द बजट प्रोसीडिंग्स कि बजट प्रोसीडिंग चालू कैसे होती है। तो वेरी डिटेल थिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग एंड वी आर लिटरली वी आर गोइंग ग्लोबल। द बजट वॉज वॉच इन ऑलमोस्ट एवरी नेशन। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन आवर डेमोक्रेसी। और आप लोगों ने भी वो देखा और पहली बार देखा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपको इन चीज़ों का वैल्यू समझना चालू हुआ। आप लोग राइट पाथ पे हो, आई कैन अश्योर यू दैट। और आप लोग एक दिन बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, उसकी भी आपको मैं गारंटी देता हूँ अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत समझनी चालू हो चुकी है तो दैट्स अ बजट फॉर यू गाइज। थोड़े अमेंडमेंट मतलब इंट्रोडक्शन मैंने दिया। बजट की थीम क्या है? बजट के की थीम मतलब जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं तो आपको आगे सेक्शंस में मुझको कनेक्ट करने में ईजी हो जाएगा। गरीब के ऊपर फोकस किया गया है, तो इसमें टैक्स में आपको दिख रहा है गरीब के ऊपर फोकस किया गया है। हाँ, गरीब के ऊपर फोकस किया गया है। फिर ये किसको फोकस किया जाता है? अन्नदाता। अन्नदाता किसको बोलते हैं हम? फार्मर। तो हम ये दोनों में आते हैं क्या? अरे बोलो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है। और अन्नदाता मतलब हमें भारतम फार्मर को आगे लेके जाना है, उसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने प्रोविजंस लाए। युवा, क्या आप युवा हो? यस, तो आपके लिए भी बहुत सारे स्कीम लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट में, ठीक है ना। और क्या आप महिला हो? आप मतलब आप नहीं हो, ऋषि तो है तो कुछ महिलाएं हमारे पास है। तो ये 4 लोगों के ऊपर फोकस करके, क्योंकि उनको पता है अगर इन 4 लोगों को ताकत दे देंगे ना तो देश क्या हो जाएगा? विकसित भारत हो जाएगा। तो गरीबों को गरीबी से हटाना है, फार्मर को पावरफुल बनाना है, यूथ को विजन देना है, इन्वेंशन करने के लिए इनकरेज करना है, बिजनेस करने के लिए इनकरेज करना है। उनको बताना है कि यूथ जो होता है वो पबजी और वो इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए नहीं होता, बिजनेस बनाने के लिए होता है। और आप देश बनाते हो, अब आप अपना बिजनेस बनाओ साहब, ऑटोमेटिकली देश बन जाएगा। और पहले जैसे नारी शक्ति घर में रहती थी वो अभी घर में नहीं रहनी चाहिए। नारी शक्ति को मार्केट में आना चाहिए और उनको बिजनेस करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बजट में लाई है, जैसे बजट फोकस, ठीक है। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा कल एक एम्प्लॉयमेंट करके फ्रेज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा था। यहाँ पे इन्होंने 4 ही चीज़ें लिखी है, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। हमारा भी फोकस इसके ऊपर है कि नहीं मुझे बताओ आप, एलिट गुरुकुल का। आर वी क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट? यस। आर वी डेवलपिंग इम्पैक्ट? स्किलिंग, ठीक है ना। आर वी हेल्पिंग एमएसएमई? हमारे सारे क्लाइंट, मेजॉरिटी क्लाइंट्स आर एमएसएमई। एंड देन वी आर हेल्पिंग मिडिल क्लास स्टूडेंट्स एंड लोअर क्लास, इनफैक्ट लोअर प्लस मिडिल, हमारे पास हायर क्लास नहीं है। तो एज ए एलिट गुरुकुल आई फील प्राउड कि वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस 4 पैरामीटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी 4 पैरामीटर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। और उन्होंने कल जो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 वर्ड जो लिखे थे, 7-8 वर्ड लिखे थे, उसको मैं आपको रीड करके दिखाता हूं। तो कल उन्होंने एम्प्लॉयमेंट करके एक वर्ड लिखा था, तो ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। हमारी भी वही थीम है, पहली थीम, बजट की थीम उन्होंने बताई इस साल के। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एम स्टैंड फॉर एमएसएमई। एम्प्लॉयमेंट वर्ड है, ई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ऐसा है, ठीक है ना। तो ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एम स्टैंड फॉर एमएसएमई, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाती है तो उन्होंने बताया स्किलिंग करके, ट्रेनिंग देके, एनकरेजमेंट देके, ठीक है ना। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स हो रहे बहुत सारे हमारे, क्योंकि बिना जमीन के देश तो आगे जाएगा नहीं। फिर उन्होंने बोला ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट करेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फिर उन्होंने बोला वाई क्या होगा, गेस कर सकते हो क्या? वाई, गवर्नमेंट का फोकस वाई के ऊपर भी है, यूथ के ऊपर फोकस है, ठीक है ना। एम कौन सा क्लास? मिडिल क्लास।
ठीक है ना। फिर ई फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट सोलार पैनल के ऊपर बहुत काम कर रही है। सोलार पैनल सस्ते होने वाले, क्योंकि सोलार सब्सिडीज वगैरह उन्होंने बहुत सारे लाए हैं, तो एनर्जी सफिशिएंट हमको बनाना है। तो ई स्टैंड फॉर एनर्जी, एन स्टैंड फॉर न्यू जनरेशन रिफॉर्म। हमारी पीढ़ी ऐसे रिफॉर्म लाने वाली है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो अगली जनरेशन को काम आएंगे। क्या हम भी कर रहे हो वो चीज? ठीक है। एंड देन टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। आर वी अपग्रेडिंग आर टेक्नोलॉजी? गवर्नमेंट बोल रहा है, गवर्नमेंट हम भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्ले ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट नाउ। हम लोग अभी एकदम बैक एंड में नहीं रहेंगे, टेक्नोलॉजी के बैक एंड में नहीं रहेंगे, टेक्नोलॉजी के फ्रंट एंड पे रहेंगे। फ्रंट एंड मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आएगी ड्राइव करने वाले लोग हम रहेंगे, ठीक है ना। तो दे हैव द थीम कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट थीम, तो वो एक उन्होंने लाया, बहुत अच्छा। यहाँ पे उन्होंने 4 लिखे, लेकिन मैंने आपको सारे जो डिटेल्स है वो बता दिए थे, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि कल अपनी मीटिंग हुई थी, मैंने बताया था यू आइडेंटिफाई योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारी बातें की है कि एग्रीकल्चर रिसर्च को हम पूरा ट्रांसफॉर्म करने वाले, पूरा चेंज ही कर देंगे। जैसे हमारा देश आज फार्मिंग करता है, वैसा आगे जाके देश हमारा फार्मिंग नहीं करेगा। फार्मिंग टेक्नोलॉजी 100% चेंज होगी। एंड भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो हमारी है विल हैव दिस एज अ डिवीजन, ठीक है। फिर आत्मनिर्भरता लाना है हमको। कुछ जो ये है प्रोडक्ट आप देख सकते हो, ऑयल सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सिसमे, सोयाबीन, सनफ्लावर। इसमें कि ग्राउंडनट होता है अपने यहाँ पे, इसमें अपने यहाँ पे ये भी होता है ना, सोयाबीन भी अपने यहाँ पे अपने रीजन में होता है, सोयाबीन भी होता है। तो इसके ऊपर आत्मनिर्भरता लानी है। आत्मनिर्भरता मतलब इंपोर्ट बंद, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना होगा इन चीज़ का, मतलब बढ़ाएंगे, इसको इंकरेज करेंगे कि हम खुद सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। हमको बाहर से इंपोर्ट करने की, ऑयल बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कोऑपरेशन में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। कोऑपरेशन पॉलिसी वो भी नेशनल लेवल पे होने वाला है। जैसे आज कंपनी कैसा, मैंने क्या बोला था, याद आ रहा है आपको? कोऑपरेटिव को और कंपनी को गवर्नमेंट मैच करने का ट्राई कर रहा है, तो देयर विल बी नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। तो सहकार जो अभी स्टेट लेवल पे होता है, अब वो नेशनल लेवल पे आएगा। गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, कंप्लायंस के लिए, जो अभी ये इनकॉर्पोरेट करने में बहुत मगजमारी लगती है। जब नेशनल आ जाएगा तो जैसे हमारा आरओसी का पोर्टल है, वैसा एक नया पोर्टल आने वाला है। तो मोर वर्क फॉर अस। वेजिटेबल के ऊपर एंड सप्लाई चेन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। बोलो हमारे फोकस में भी है कि नहीं है ये चीज़? हम फार्मर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि नहीं भैया, कि आप लॉन्ग फॉर्म क्रॉप मत लीजिए। लॉन्ग टर्म क्रॉप मतलब शुगर केन 12 महीने में लगता है, 14 महीने में लगता है। वेजिटेबल 15-15 दिन में निकलती है, 15 दिन में इन कैश। तो हम भी वही बता रहे हैं, और वो भी थ्रू प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये नहीं बता रहा हूँ हम करेंगे, ये बजट आने से पहले ही हम लोगों ने इस्टेब्लिश करके रख दी है ऑर्गेनाइजेशन। सर आपको कैसे पता था फिर ये आने वाला है? ये बजट तो आया नहीं था, बजट तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। आप जब 3-4 बजट या गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, कंटिन्यूसली रीड करते हो, अवेयर रहते हो, तो आपको पता होता है कि देश शेप कैसे ले रहा है। और जो गंगा जिस साइड बहती है, आपको उसी फ्लो में रहना होता है। आप फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसी में आपका फायदा होता है। तो गवर्नमेंट का विजन जिस साइड जा रहा है, हमारा भी ताकत उसी साइड में लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट देश को डेवलप बनाना चाहता है, तो हम भी डेवलप बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट फार्मर्स के ऊपर बहुत कुछ काम करना चाहता है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी विल ऑल्सो वर्क ऑन फार्मर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहता है, वी विल ऑल्सो वर्क ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहता है, वी विल ऑल्सो वर्क फॉर टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट डिवीजन दैट इज एलिट एक्सप्लोरर। गवर्नमेंट टूरिज्म के ऊपर बहुत पैसा खर्चा करना चाहता है, वी ऑल्सो वांट टू हैव टूरिज्म एज अ डेडिकेटेड डिवीजन। मैं आप लोगों को खाली एक चीज़ आज फिर से रीअश्योर कराना चाहता हूँ, थ्रू बजट एलिट गुरुकुल ने जो भी चालू किया है, हर एक चीज़ का विकसित भारत में आने वाले 20 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट होगा। एक हम वी विल बी वन ऑफ द प्लेयर, आई डोंट नो हाउ बिग वी विल बी, बट वी विल बी वन ऑफ द नोन प्लेयर। कि ये जो डिविजन्स हमने लिखे हुए हैं, उन्हीं डिविजन्स के ऊपर मोटा मोटी गवर्नमेंट बजट बना रहा है, ठीक है। अगेन ये फार्मर्स के ऊपर ही है। नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत फोकस किया जाएगा। 1 करोड़ फार्मर्स के लिए वो सब उन्होंने डेटा दिया है कि इतने लोगों के ऊपर फार्मिंग करेंगे। श्रिम्प प्रोडक्शन के ऊपर काम करना चाहिए ना। कल मैंने संकेत को वही बता रहा था कि फिश
प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ते जा रहा है। और श्रिम्प मतलब पता है आपको? प्रॉन्स। नहीं केकड़े नहीं, श्रिम्प, प्रॉन्स। हाँ वो पता नहीं ऐसा। तो प्रॉन्स के ऊपर काम किया जाता है। वी आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ प्रॉन्स नाउ, और गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहता है कि और करो। ओके, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाला है। कुछ डिजिटल कॉर्प सर्वे चलेगा 400 डिस्ट्रिक्ट्स में, और किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है। ये दिस वाज द प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 1 में आप देख सकते हो तो फार्मर था पूरा। प्रायोरिटी 2 में एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ठीक है ना। ये स्कीम के ऊपर मयूर आप जरा इसके ऊपर रिसर्च करो, मुझे पीपीटी बना के दो, ठीक है ना। और अपने बहुत सारे क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा हमें। 1 month वेज टू न्यू एंट्रेंस इन फॉर्मल सेक्टर इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000। गवर्नमेंट 15,000 का सब्सिडी देने वाला है डायरेक्टली आपके अकाउंट में, ठीक है ना। वो 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 5-5 हज़ार। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो है वो 210 लाख। फर्स्ट टाइमर इनको बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट टाइमर स्कीम है। एनेक्चर है उसका, पूरा डिटेल में रीड करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। और एक पीपीटी बना के दो, मैं अलग से इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइमर स्कीम क्या है? मतलब आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को फर्स्ट टाइम जॉब देते हो, और आप लोगों को बता दूं ये वही एम्प्लॉयज है जिनका ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन है। मतलब अभी जो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज है वो सारे के सारे किस में आने वाले हैं? पीएफ में आने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं कितने दिन से बता रहा हूं पेरोल के ऊपर काम करो, पेरोल का काम आएगा, पेरोल का काम आ गया। अब जब आप बताओगे कि गवर्नमेंट पैसे देने वाला है, हाँ ठीक है ना, तो ये चालू होने वाला है। और नॉट ओनली दैट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन सेकेंडली जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हमेशा बताता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, ठीक है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए गवर्नमेंट ने नया बेनिफिट दिया है, लिंक फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय। आप मैन्युफैक्चरर हो, आप क्या करो? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को लिंक करो, किधर? पीएफ में, ठीक है ना। और उसका ये कुछ 4 साल के पहले 4 साल में एक्सपेक्टेड बेनिफिट यहाँ पे भी कितना दिया है? हाँ, और यहाँ पे इंसेंटिव बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट गवर्नमेंट देने वाला है। इंसेंटिव देने मतलब सब्सिडीज, ग्रांट देने वाला है, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट विल रिम्बर्स। ओहो, रिम्बर्स मतलब पहले आप भरो, फिर गवर्नमेंट आपको क्या करेगा? कैशबैक देगा, रिम्बर्स देगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 years, ठीक है ना, फॉर न्यू हायर्स। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अनदर 50 लाख जॉब। पेरोल का डेटा है ये। इतने नए पेरोल के काम मार्केट में आने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके फाइलिंग, पेमेंट, कंप्लायंस, और ये पैसा गवर्नमेंट से रिफंड कैसे लेने का। तो इसलिए पूरा क्रिएट करो, ये जो भी है, ये जो भी एक पेज है, ये जो 3 एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाई है उन्होंने, उसके ऊपर काम करो, ठीक है ना। पीएम पैकेज बोलते हैं इसको। फिर ये स्किल डेवलपमेंट, ये काम आप राहुल सर को दो, हाँ वो आज आए नहीं है। स्किलिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऐसे कौन से, ये 1000 इंडस्ट्रियल आईआईटीज होते हैं ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड। हाँ, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू एनएसडीसी करके एक होता है ना, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका सब कॉन्ट्रैक्टिंग कुछ तो मिलता है अपने को, क्योंकि एनएसडीसी हर गांव हर तालुका नहीं पहुंच सकती, तो हम उसके एफिलिएटेड सेंटर बनते हैं। तो आई डोंट नो हाउ यू कैन बी अ स्किल डेवलपमेंट, रजिस्टर्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसके लिए ट्रस्ट वगैरह बनानी पड़ेगी। जो भी बनाना है सेक्शन 8 कंपनी बना दो, ठीक है ना। ट्रस्ट बनाने में टाइम लग जाता है, साइली के थ्रू सेक्शन 8 कंपनी बना दो एरिड गुरुकुल का। एंड देन प्लीज वर्क ऑन स्किल डेवलपमेंट थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडी, क्योंकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं जिनकी फी भरने की कैपेसिटी नहीं होती, गवर्नमेंट विल पे द फी, ठीक है ना। तो हमको तो खाली ट्रेनिंग रन करनी है और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। दैट्स व्हाट वी आर ऑलरेडी फोकसिंग टू डू। तो इसके ऊपर भी प्लीज काम करो, ठीक है ना। फिर आप लोग हायर पार्टिसिपेशन वुमेन वर्कफोर्स, ये है नारी शक्ति, ठीक है ना, इनके पास आ रहा है। फिर लोन अप टू 7.5 लाख विल बी गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। आप जो लोन लेते हो ना एजुकेशन के लिए, उसका गारंटी अभी आपको नहीं देना है, उसका गारंटी कौन देगा? गवर्नमेंट देगा, ठीक है ना। और उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन करके कॉन्सेप्ट होता है, बैंक ऑडिट में आपने देखा होगा। तो मतलब अगर बैंक जो है हायर एजुकेशन के लिए,
ठीक है ना, हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया हुआ है, MBA वगैरह करने के लिए लोन लिया है अगर आपने बैंक से, और वो लोन का परसेंटेज 9% है, तो गवर्नमेंट 3% फाइनेंस करने वाली है, तो आपको 6% पे लोन मिलेगा, विच इज़ वेरी रीजनेबल। 8% का लोन है तो आपको डायरेक्टली 5%, तो ये भी एक अच्छा स्कीम उन्होंने निकाला। तो एजुकेशन लोन के ऊपर काम करो, बच्चों को देखो क्या किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के ऊपर भी उन्होंने काम किया है, ठीक है ना, कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम करेंगे। अलोकेशन किया बहुत सारे, वुमेन सब्सिडी, गर्ल चाइल्ड, ठीक है ना, इनके लिए 3 लाख करोड़ का स्कीम निकाला है, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान, यहाँ पे वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए, जो मागास वर्गीय जाति जमाती रहते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स निकाले गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग नहीं है साहब, ठीक है ना, बाकी पूरा देश बैंकिंग सिस्टम के साथ, UPI के साथ जुड़ चुका है, नॉर्थ ईस्ट अभी तक जुड़ा नहीं है, तो वहाँ पे 100 ब्रांचेस ओपन किए जा रहे हैं इंडियन पोस्ट बैंक के, ठीक है, ताकि उनकी भी बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो दैट इज़ अनदर वेलकम मूव। आंध्र प्रदेश के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश रिसेंटली स्प्लिट स्टेट है, तो उसको हमेशा स्पेशल मिलता है और पॉलिटिकल रीजन भी होता है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस मॉडल होता है इसमें, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम साहब, MSME की क्रेडिट गारंटी स्कीम उन्होंने एनलार्ज कर दी। न्यू असेसमेंट मॉडल लाया, लोन का असेसमेंट अभी कैसे होगा, पुराना जैसे होता था कि आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए, टर्नओवर उतना होना चाहिए तो ही आपको लोन मिलेगा, ऐसा नहीं, तो दे आर गोइंग टू ब्रिंग न्यू असेसमेंट। तो न्यू असेसमेंट मतलब कैसे करेंगे वो आप देख लो। मुद्रा लोन जो 10 लाख के पहले होते थे, ठीक है ना, तो तरुण कैटेगरी, तरुण मतलब अगेन यूथ, ठीक है ना, तो आपके पास 1-2 केसेस अभी आए हैं, वो केसेस में ये 10 लाख रुपए का होता था, अभी कितना कर दिया है, 20 लाख का कर दिया है मुद्रा लोन का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने MSME के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ओहो पेड इंटर्नशिप, ठीक है ना, इंटर्नशिप उन्होंने दिया है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन 500 टॉप कंपनीज टू द 1 करोड़ फॉर 5 years, ठीक है ना। तो ये टॉप कंपनीज में आपको इंटर्नशिप गवर्नमेंट फाइनेंस और अलाउंस मिलेगा 5,000 पर मंथ अलॉन्ग विथ 1 टाइम असिस्टेंट ऑफ 6,000 थ्रू CSR फंड। अमाउंट मत देखो यार, गवर्नमेंट कुछ कर रहा है वो देखो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लाया उन्होंने ये भी पैकेज। इसके ऊपर भी थोड़ा डिटेलिंग ज़रूरी है, हम लोग समरी पढ़ रहे हैं और मैं समरी में खाली आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या क्या किया है। फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या लाया, स्टैम्प ड्यूटी का कुछ रिवैम्प करने वाले, स्ट्रीट मार्केट जो रहते हैं उसके ऊपर काम करने वाले, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ऐसा कुछ किया जा रहा है। हाउसिंग के ऊपर भी उन्होंने बहुत काम करना है, घर बनाने के लिए PM आवास योजना को और उन लोगों ने इनलार्ज कर दिया है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मैंने बताया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, थर्मल पावर के ऊपर काम किया जा रहा है, एनर्जी ऑडिट कराएंगे। फिर सोलार के ऊपर बहुत सारा इन्होंने काम किया है, ये देखो सोलार, अब देख सकते ना, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी ना, आज की तारीख में डेटा है, 1 करोड़ घरों में गवर्नमेंट फाइनेंस सब्सिडीज के थ्रू सोलार लग चुका है, और 1 करोड़ घर आज हमारे देश में बिल नहीं भरते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया है, परमानेंटली फ्री। अभी खाली उनको मेंटेन करना पड़ेगा सोलार को, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ उन्होंने किया है, अच्छी बात किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो बहुत ही काम करे, आपको पता ही, देख ही रहा है। आपके गांव में रोड बना, गढ़िंग्लज में रोड बने ना, हाँ, तो इधर बने तो समझो पूरे देश में बन रहे होंगे, ठीक है। इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन के ऊपर भी उन्होंने काम किया है, बहुत सारे जगह पे फ्लड बहुत ज़्यादा आती है तो उन्होंने उसके लिए भी काम किया। हमारे नेबर देशों को भी हम हेल्प कर रहे हैं, नेपाल वगैरह को भी हम हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे भी फ्लड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वी आर हेल्पिंग देम। और फिर ये भी बताया आपको, हाँ, कि बहुत सारे टेम्पल नया आने वाले, जैसे राम मंदिर बना वैसे। इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, विकसित भारत के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, ओहो, तो ये बाबा ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आ रहा है, देखो पूरा का पूरा। इसमें पहले तो लैंड के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया यहाँ पे, क्योंकि अभी भी लैंड का जो आइडेंटिफिकेशन है वो प्रॉपरली हुआ नहीं है। गांव-गांव में भी आप देखोगे अभी भी बॉर्डर्स को लेके या बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो पहले तो उन्होंने वो सब करना है। टैक्सोनॉमी समझ रहा है ना, टैक्स इकोनॉमी, ये हमारा है
कि भैया बहुत कुछ करने वाले हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और लिबरलाइज करेंगे, मतलब और फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। और अच्छा वो तो बताना ही भूल गया, फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट तो कम करना चाहिए ना। क्या रेट हम लोग ने याद रखा था फॉरेन कंपनी का? 40%, ठीक है ना। तो इसका कितना कर दिया गवर्नमेंट ने? 30%, 35%, ठीक है ना। ये क्यों किया गया? कल पूछा गया कि फॉरेन कंपनी का आपने टैक्स का रेट क्यों कम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि डोमेस्टिक कंपनी का 30 का 25 हो चुका है ऑलरेडी। जब ये इन दोनों में, तो इन दोनों का गैप बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया ना। मतलब तुमने अपने वालों को बेनिफिट दे दिया और फॉरेन वालों को उधर ही रखा जो पहले टैक्स के रेट पे थे, तो हमारे वालों को दे दिया करके फॉरेन वालों को दे दिया। तो लॉजिक से याद रखो, डोमेस्टिक कंपनी का कॉर्पोरेट रेट कम कर दिया ना हमने, तो फॉरेन का भी तो कम करना चाहिए था, तो कम किया। और अभी भी 10% का गैप है ही ना, थोड़ा एक्स्ट्रा उनसे अभी भी लिया ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा तो कम करो, थोड़ा तो उनको ऐसा राहत मिले फॉरेनर्स को भी कि हाँ चलो कुछ तो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। एनपीएस को भी उन्होंने पूरा रिफॉर्म करने वाले हैं। अब ये करंट डेफिसिट इंडिया विल ग्रो एट 8.2%, ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। इतना ज़्यादा कोई देश ग्रो नहीं कर रहा है इस स्पीड से। द सेकेंड बेस्ट इज चाइना, दैट इज द समवेयर अराउंड 7। यूएसए वगैरह तो 2.5% के आसपास रहता है। तो इन द परसेंटाइल टर्म वी आर ग्रोइंग एट वेरी हाई रेट। अमाउंट में उनका 2% हमारे से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग $4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, दे आर $20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो उनका 2% 20 का ज़्यादा ही होता है। तो उसके अमाउंट में मत जाओ, लेकिन ग्रोथ तो देखो ना, अपना ग्रोथ का रेट क्या है? 8.2, हाईएस्ट रेट है, और उन्होंने वो रेट लिखा भी है। एनपीएस कम होते जा रहे हैं। एनपीएस बैंक ऑडिट में आप काम करते हो, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब हमारे देश में जो बैंक के डिफॉल्ट होते थे वो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अच्छा है कि नहीं, बैंकिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड होते जा रहा है, ठीक है ना। वो बैंक ऑडिट के थ्रू वगैरह वो सब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है। डेफिसिट मतलब क्या? इकोनॉमिक्स थोड़ा नॉलेज। डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनकम। तो अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस इनकम करोगे तो क्या क्रिएट होता है? डेफिसिट। उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, ऐसे याद रखो आपके लिए सादी भाषा में। तो हमारा इन दोनों में का जो गैप है परसेंटाइल टर्म में, वो कम होते जा रहा है। अच्छा है कि नहीं? दैट मीन्स वी हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, वी हैव नॉट reduced द एक्सपेंडिचर, बट वी आर स्टार्टेड अर्निंग मोर। तो ज़्यादा अर्न करने से हमारा जो गैप था वो कम होते जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन को भी हमने थोड़ा कंट्रोल में रखा है, एटलीस्ट मैक्रो लेवल पे। और यहाँ से शुरू होते हैं साहब, जनरल नॉलेज खत्म हो गया, यहाँ से चालू होते हैं टैक्स के प्रपोजल। पूरा इनकम टैक्स का क्या होने वाला है? रिव्यू, ठीक है ना। पूरा जो चैरिटी है उसको सिंप्लीफाई कर दिया, टीडीएस को भी सिंप्लीफाई कर दिया, या जैसा भी है। लिटिगेशन को कम कर रहे हैं। डीपनिंग द टैक्स बेस, ये वर्ड समझ में आ रहा है कि आपको? देखो अभी वाइडनिंग, डीपनिंग। टैक्स बेस मतलब समझ रहे हैं आपको? मोर नंबर ऑफ पीपल विल पे टैक्स और सेम पीपल विल पे मोर अमाउंट ऑफ टैक्स एट रिड्यूस रेट। समझ में आ रहा है? रेट कम करेंगे लेकिन क्वांटिटी बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो ये मेन बातें होने वाली है। कस्टम ड्यूटी की मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बताई। बेनिफिटरी मैंने बताया ना, कैंसर के 3 मेडिसिन पूरा एग्जम्प्ट कर दिया। मोबाइल के ऊपर का कस्टम ड्यूटी कम कर दिए, 15% लेकर आए, तो मोबाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। कस्टम ड्यूटी सिल्वर, गोल्ड सिल्वर भी कम हो गया। ओहो, गोल्ड सिल्वर के ऊपर भी कम हो गया। तो 6.4% से कितना किया? 6। तो ज्वेलरी थोड़ा सस्ता हो जाएगा अभी इंडिया में अपने, ठीक है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम कर दिया है। श्रिम्प के ऊपर का जो अभी श्रिम्प आपने देखा ही, श्रिम्प का एक्सपोर्ट बढ़ाना है हमें, तो उनको जो फीड किया जाता है उसकी जो मशीनरीज होती है उसकी कस्टम ड्यूटी कम कर दी इन्होंने, ठीक है। तो वो भी है। कैपिटल गुड्स, सोलार पैनल बनाने के लिए जो कैपिटल गुड्स लगती है, जो मशीनरी लगती है, उसकी भी जो मशीनरी रहती है वो कम नहीं की, डायरेक्टली एग्जेम्प्ट कर दी, ठीक है ना। तो अभी सोलार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहले आएंगे। आपको सोलार अगर बढ़ाना है तो पहले सोलार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इनकरेज करना पड़ेगा। तो अभी इस साल हम कंपनीज को इनकरेज कर रहे हैं।
तो अभी वो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अभी इस बिजनेस में उतरेंगी ना, बड़ी, समझ रहे हैं ना, JSW, अदानी, टाटा, रिलायंस, ऐसी कंपनी आएंगी तो दे विल मैन्युफैक्चर एट बल्क, तो पैनल जो भी बहुत महंगे होते हैं वो अफोर्डेबल हो जाएंगे। और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हमारे देश के ग्रोथ के लिए, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, फुल्ली एकदम। तो कस्टम्स का भी मैं थोड़ा बता दिया, आपको नहीं बताना था फिर भी बता दिया। अल्टीमेटली हम कहाँ तक आ गए, डायरेक्ट टैक्स पे आ गए। तो पहले समरी से पढ़ा रहा हूँ, फिर मेन में से पढ़ाऊंगा, और फिर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा याद होगा ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो क्यों किया गया है, मुझे तो डर लगता है ऐसा पढ़ने के लिए। टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन, प्रमोट एंटरप्रेन्योर स्पिरिट एंड प्रोवाइड, इसलिए डायरेक्ट टैक्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, और चेंजेस करने से आपका सिलेबस बढ़ते जा रहा है। इसमें स्टूडेंट का किधर नाम नहीं लिखा है ना, हाँ, तो तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हारा जिंदगी खराब पहले भी था, आज भी है। रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन, वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान दो साहब। जब आप पैराग्राफ में आंसर लिखोगे ना, तो आपको ये शब्द बोलने आने चाहिए, रैशनलाइजेशन, मतलब लॉजिकल, रैशनल करेंगे भैया, लॉजिकल बनाएंगे। जो इलॉजिकल होता है ना उसको क्या करेंगे, रैशनल बनाएंगे। तो रैशनल ही है ना, अमीरों से टैक्स लेना रैशनल है कि इरैशनल है। तो 15% क्यों ले रहे थे, एक काम करो 20% लो। ये कौन सा सेक्शन है, 111A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असेट टू अट्रैक्ट कितना, 12.5%। लेकिन यहां पे एक वर्ड इन्होंने नहीं लिखा, विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है ना। एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट था, सोचो आप, इंडेक्सेशन का बेनिफिट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुझे चैप्टर पढ़ाना पड़ता है पूरा कैपिटल गेन में, चैप्टर ही नहीं पढ़ाना है, खाली मेरी एक इच्छा है। फिर वो ये ना बोले इंडेक्सेशन होगा तो ऐसा होगा, इंडेक्सेशन नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो मुझे दो चीजें फिर से पढ़ानी पड़ेंगी। अब तक हम विथ इंडेक्सेशन पढ़ते थे, अब उन्होंने बोल दिया इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ का जो बेनिफिट मिलता था कैपिटल गेन चैप्टर में वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका रेट हमने कम कर दिया। तो एक बेनिफिट ले लिया और दूसरा बेनिफिट दे दिया। तो पहले 20% पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे देश में टैक्स होता था, अब कितने पे टैक्स होगा, 12.5% पे। तो 20 का 12.5 हुआ, लेकिन फिर शेयर मार्केट का कितना था, 10, तो उसका भी कितना हो गया, 12.5। तो अभी शेयर मार्केट का हो या रैशनलाइजेशन कर रहे हैं ना, दो अलग अलग कैपिटल गेन को उन्होंने डिस्पैरिटी में रखा था। तो जमीन बेची तो 20%, शेयर्स बेचे तो 10%। और मैंने आपको बताया था आपके डैडी का भी तो जमीन बेचते तो अपने जिगर का टुकड़ा बेचते, ऐसे उनको लगता है, उनसे टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, और जो शेयर्स में खेल रहा है उससे टैक्स कम ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सुन लिया उन्होंने, कर दिया एक। अब शेयर्स बेचो, डिबेंचर्स बेचो, म्यूचुअल फंड सेल करो, ज्वेलरी सेल करो, कुछ भी करो, 12.5। शॉर्ट टर्म का 20 और लॉन्ग टर्म का 12.5। इसके बाद मैं आपको फिर पूछना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म में खेलोगे कि लॉन्ग टर्म में खेलोगे, उतना तो कॉमन सेंस दिख रहा है ना आपको। डायरेक्टली 7.5% का गैप, अगर 1 करोड़ का गेन होता है आपको तो डायरेक्टली 7.5 लाख बचेगा आपका, खाली लॉन्ग टर्म में रहने से, ठीक है। एग्जम्पशन लिमिट जो 1 लाख का था वो कितना कर दिया, 1 लाख। ये कौन से सेक्शन में हुआ, 112A में हो गया। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव आया अभी, मतलब बजट के पहले अगर आपने बेचा होगा तो 1 लाख ही था आपके लिए। तो इस साल आपको दोनों याद रखना है। इस साल मतलब जो आपका आने वाला साल है, जिस साल में आप लोग परीक्षा देने वाले हो, बजट के पहले 1 लाख ही था, तो अभी डेट देखना पड़ेगा, पहले सेल बेचा था कि बाद में बेचा था। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। तो थोड़ा मजा आने वाला है। एंजल टैक्स को डिलीट कर दिया प्रोस्पेक्टिवली, उसकी भी डेट याद रखनी पड़ेगी। हमारे देश में टूरिज्म बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्रूज शिप जो चलाते हैं उनको थोड़ा कंसेशन दे दिया उन्होंने इनकम टैक्स में। सेफ हार्बर रूल करके कुछ होता है, फॉरेन कंपनीज के लिए होता है, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ोगे। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना कर दिया फॉरेन कंपनी का, 35%। इसका लॉजिक मैंने क्या बताया, क्यों किया, डोमेस्टिक का कम किया था, फॉरेन का नहीं किया था,
तो फॉरेनर का भी कम किया. दिस इज वन लॉजिक. सेकेंड लॉजिक, वी वांट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू हैपन इन इंडिया. हम चाहते हैं कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आए और काम करें. ये समझ में आ रहा है? आगे चलो. न्यू रिजिम 115 BA-C दिख रहा है कैसे मस्त में गोले बना के लोगों को रखा है उसके ऊपर. हाँ, तो 0 to 3 लाख नील, 3 लाख to 7 लाख 5%. याद रखोगे ना अभी. 7 लाख to 10 लाख 10%, 10 लाख to 12 लाख 15%. और इसके बाद जो ऐसा पहले से था वैसे ही है. 12 लाख to 15 लाख 20%, अबाउट 15 लाख 30%, अबाउ 50 लाख 10% सरचार्ज, अबाउ 1 करोड़ 15% सरचार्ज, अबाउ 2 करोड़ 25% सरचार्ज. वो वैसे ही रखा गया है. लेकिन अगर आप न्यू स्कीम में चले जाते हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000 का. तो दे आर मेकिंग न्यू स्कीम मोर बेनिफिशियल. नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है? एम्प्लॉय की. तो पहले तो फैमिली वालों को पेंशन मिलता है. जब तक एम्प्लॉय जिंदा रहता है तब तक पेंशन उसे मिलता है. एक बार एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो पेंशन फैमिली मेंबर्स को मिलता है. उसमें गवर्नमेंट ने एक डिडक्शन दिया था, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ. उसमें एक डिडक्शन ऐसे था, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर. ये पहले लॉ था. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात बता रहा हूँ आपको. 1/3 ऑफ पेंशन, कौन सा पेंशन? फैमिली पेंशन, और 15,000 विच एवर इज लोअर. तो मुझे बताओ, अगर आपको 30,000 रुपये का पेंशन मिला, इफ यू गेट 30,000 रुपीज पेंशन, तो डिडक्शन कितने का मिलता था? 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर. तो 1/3 कितना आएगा? 10,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर कितना होता है? 10,000. तो टैक्सेबल कितना? 20,000 हो रहा था. समझ में आ रहा है आपको? लेकिन 60,000 का अगर पेंशन मिला, 60,000 का फैमिली पेंशन मिला, तो कैसे होता था? 1/3 कितना होगा? 20,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर. तो कितना डिडक्शन मिल रहा था? 15,000 का डिडक्शन मिल रहा था. 15,000 का मिल रहा था. समझ में आ रहा है? क्योंकि विच एवर इज लोअर. तो टैक्सेबल कितना हो रहा था? 45,000. अभी इन्होंने ये 15,000 को कितना कर दिया? तो ये जो 60,000 वाले लोग थे उनको कितना मिलेगा? अभी देखो ना, 20,000 तक मिलेगा. समझ में आ रहा है? अब 90,000 होगा तो 90,000 होगा तो 25,000 होगा. क्यों? क्योंकि 1/3 कितना आएगा? 30,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर. तो हायर लिमिट लगाया गया है. लेकिन हायर लिमिट मतलब कुछ लोगों को ये गलती से ऐसा लगता है कि 25,000 तक का डिडक्शन, 25,000 मिलेगा, 25,000 का डिडक्शन. ऐसा नहीं है. और एक इसमें बात है, 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर, ये लिमिट जो था ये कम किया गया है, सॉरी बढ़ाया गया है. समझ में आ रहा है? तो इससे टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाता है. क्लियर है? तो खाली एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं दिया है, एम्प्लॉय जा चुका है, फैमिली को भी बेनिफिट दिया गया है. कौन से रिजिम में? लेकिन न्यू रिजिम में. तो ओल्ड वाला याद रखना है क्या? हाँ, वो भी याद रखना. वो ओल्ड रिजिम में. ऐसा क्या करते हो तुम लोग ट्रांजिशनल बैच हो ना, तुमको दोनों पढ़ना है. हाँ, तो ऐसा कैसा? ये मेरा फेवरेट ग्राफ होता है. ये आप ना अगले आने वाले दिवाली में या अगला कोई भी हमारे ऑफिस में फंक्शन होगा तो प्लीज़, आप रंगोली बनाते हो तो फ्लावर्स वगैरह नहीं बना के, मैं चाहता हूँ आप ये वाला रंगोली बनाओ. सिलेबस का भी रिवीजन हो जाएगा और जो लोग आएंगे उनको समझ में भी आएगा कि सीए के ऑफिस में आए हैं. ठीक है ना? तो इसका नाम है रूपी कम्स फ्रॉम. इस रंगोली का नाम क्या है? मतलब इनकम टैक्स के पास पैसे आते कहाँ से? मतलब इनकम टैक्स नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे आते कहाँ से? जानना चाहते हो क्या पैसे कहाँ से आते हैं? तो गवर्नमेंट 27% का बोरो करता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया खर्चा करना है. कितना खर्चा करना है? तो 27,000 कहाँ से आ रहा है? बोरोइंग से आ रहा है. मतलब ये तो हम कमा नहीं रहे, इसलिए तो हम डेफिसिट में है ना. हमारे एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम. तो बचा हुआ पैसा कहीं ना कहीं से तो बैक बोरो करना पड़ेगा. तो ये 27,000 है. हम बाहर से लोन लेते हैं. ठीक है? इनकम टैक्स जो आप पढ़ रहे हो वो इसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, 19%. और खाली 19 नहीं, रुको जरा,
कॉरपोरेशन का 17, तो टोटल इनकम टैक्स कितना देता है? कॉरपोरेट मतलब कंपनी, नॉन कंपनी, तो 19 प्लस 17 कितना होता है? 36% आपका लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। तो फील प्राउड कि आप जो लॉ पढ़ रहे हो उसमें से देश चलता है भैया, और धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ते जाने हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स का टोटल देखते हैं। एक्साइज का 5%, जीएसटी का 18%, कस्टम्स का 4%, हाँ इसका टोटल मारो 27 हो रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स मिलके कितना दे रहा है? 27%। और डायरेक्ट टैक्स कितना दे रहा था? अब दोनों का टोटल करो, इतना टाइम मत करो, इतना कम कैसे रे? 56 आ रहा है, 66 ना, हाँ 63 आ रहा है, 60 प्लस मैं 60 पकड़ लेता है ना कंजर्वेटिव लेवल पे जाके। तो 60% से ज़्यादा जो देश का पैसा जाता है वो टैक्सेशन के थ्रू जाता है। तो डू नॉट अंडरस्टिमेट टैक्सेशन, ठीक है ना। फिर ये लोग जो आरओसी की फीस वगैरह भरते हैं उसको नॉन टैक्स रिसिट बोला जाता है। पेनाल्टीज, फीस, ये वो, रजिस्ट्रेशन फी, डिविडेंड मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दुनिया भर की एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है, तो उनको डिविडेंड मिलता है। और नॉन डेट कैपिटल रिसिट मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, आपको पता होगा। तो गवर्नमेंट अपने एसेट्स वगैरह बेच देता है ना, तो वो सब भी करता है। सर ये पैसा आया कहाँ से, वो समझ में आया। दूसरा रंगोली बताओ सर जो हम निकालेंगे कि पैसा जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो हम बहुत सारा लोन लेके रखते हैं, जनरेशन के मतलब लेके रखा है, जब से देश डेवलप हुआ है तब से, जब से देश बना है तब से हम लोन ही ले रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग, फॉरेन के लोग हमसे क्या कमाते हैं? इंटरेस्ट। आपने लोन लिया तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना। सबसे बड़ा खर्चा आप देख रहे हो क्या? हाँ 19%, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर। और बुरा ये लगता है कि ये बाहर जाता है देश के, ठीक है। फिर स्टेट का शेयर है ड्यूटीज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके, क्या पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं खाता, स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिफेंस के ऊपर 8% खर्चा करता है। सब्सिडी जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर 6% खर्चा करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी जो होती है उसके ऊपर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं उसको, 16%, मतलब सब सब्सिडीज है। अभी पेंशन जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे डिफेंस के, रेलवे के, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको बोलते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको अभी पेंशन देना पड़ता है। छोटे मोटे एक्सपेंडिचर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन, ट्रांसफर, तो ऐसे कुछ है। मेन बातें आपको पता चल गई। सर ये समझ में आता है फिगर कितनी है? 4,54,000। इतना हम किसके ऊपर खर्चा करते हैं इस बजट में? डिफेंस के ऊपर। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, मतलब उसमें से रिटर्न कुछ नहीं आना है, जस्ट गॉन। इट्स लाइक यू आर कीपिंग अ सिक्योरिटी गार्ड इन द ऑफिस, व्हाट बेनिफिट ही हैज? आप अगर प्रोडक्शन इंचार्ज रखोगे, सेल्स मैनेजर रखोगे, अकाउंटेंट रखोगे तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। तो सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, देयर इज नो डायरेक्ट बेनिफिट। लेकिन अगर नहीं रखेंगे तो, अरे अंदर बचाने के लिए कुछ रहना भी तो चाहिए ना कल। तो भले अनप्रोडक्टिव है, भले कॉस्ट सेंटर है, लेकिन ये करना पड़ेगा क्या? क्यों? बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय वेरी लविंग नेशंस ना, तो उसकी वजह से हमको ये करना पड़ता है। फिर आपको मैं एक कॉन्फिडेंस ये दिखाना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ मुंबई छोड़ के यहाँ पे गांव में आए हैं। तो कभी कभी आप लोगों को लगता है कि गांव में क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? रूरल डेवलपमेंट करना है। अर्बन को डेवलप क्यों नहीं करना है? ऑलरेडी डेवलप्ड है ना रे, तो वहाँ के क्या करेगा? तो लेट्स डू द रूरल डेवलपमेंट। कैसे? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। गवर्नमेंट भी स्पेंड कर रहा है ना उसके ऊपर, मतलब हम अकेले कर रहे हैं क्या ये चीज़? नहीं, गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग विथ अस। होम अफेयर्स है, एजुकेशन, ठीक है ना, आईटी, टेलीकॉम, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मनरेगा स्कीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ स्कीम के ऊपर उन्होंने बात किया, न्यूक्लियर वगैरह। आप देख लो, एलपीजी वगैरह की सब्सिडाइज किया जाता है, पता होगा आपको। अमाउंट देखो, रेवेन्यू रिसिट, गवर्नमेंट पैसे कितने कमा रहा है? 24। ये बजट बी मतलब बजट एस्टिमेट है, बी होता है वो बजट एस्टिमेट। तो 24-25 में गवर्नमेंट का टारगेट कितना है? कितना लाख करोड़ कमाने हैं उनको,
31 लाख करोड़ कमाने हैं। 31, हाँ नहीं ज़्यादा नहीं समझ रहे तो ऐसा लिखने का 31, ये क्या हो गए 31 लाख हो गए, अभी करोड़ लगाने का। ये गवर्नमेंट का टारगेट है कमाने का, ठीक है। ये रेवेन्यू रिसिट है, रेवेन्यू रिसिट मतलब कमाना है। कैपिटल रिसिट मतलब लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट, वो कितना हो रहा है 16, 17 पकड़ लेते हैं, तो 17 प्लस 31 कितना हो गया 48 लाख करोड़ का बजट है हमारा इस साल का रिसिट का। स्पेंडिंग का इससे ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? डेफिसिट में है ना हम लोग, तो हमारे पास 48 लाख करोड़ आ रहे हैं, तो जाएंगे उससे ज्यादा कि कम? ज्यादा जाएंगे ना। ऐसे क्या कर रहे हो? तो रेवेन्यू समझ रहे हैं ना, रेवेन्यू में 31 आने वाला था, खर्चा 37 का हो रहा है। डेफिसिट दिख रहा है आपको, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है हमारा, कैपिटल रिसिट भी होने वाला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो खर्चा कितना करने वाले हम लोग बताओ? 37 प्लस 15, 52। तो याद रखो देश का इस साल का बजट कितने का है? 52 लाख करोड़ का है। गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है? 52 लाख करोड़, करोड़ 52 लाख करोड़ स्पेंड होने वाला है। उसमें का 18 लाख करोड़ ऑलमोस्ट, क्योंकि जीएसटी का जो एवरेज पर मंथ अभी जा चुका है दैट इज 1.5 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। तो अगर 1.5 भी हम रैशनल एवरेज भी पकड़ते तो खाली 18 लाख तो कौन देने वाला है? जीएसटी देने वाला है। और आप जीएसटी के ऊपर काम करते हो, आप इनकम टैक्स के ऊपर काम करते हो। मैं आपको प्राउड फील करने बोल रहा हूं आज के दिन पे। फील प्राउड, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। देश ऐसे बनता है साहब, देश बजट के थ्रू बनता है, बजट टैक्स के थ्रू बनता है मेजरली, और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन करने वाली आप लोग हो। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये हमारी कम्युनिटी है। ये डॉक्टर्स नहीं कर रहे, ये लॉयर्स नहीं कर रहे हैं, ये इंजीनियर्स नहीं करते हैं, ये हम लोग करते हैं, एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस। ऑब्वियसली इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि बिजनेस नहीं होगा तो ये सब कुछ कोलैप्स हो जाए। आप बोलोगे नहीं नहीं सैलरीड भी तो बहुत पैसा देते हैं। सैलरीड को सैलरी कौन देता है? बिजनेस। रेंट वाले को रेंट कौन देता है? बिजनेस ना। इंटरनेट वालों को इंटरनेट की फी कौन देता है? बिजनेस। टाइम पे कंप्लायंस नहीं करेगा पेनाल्टी भी कौन देता है? अगर बिजनेस इस दुनिया में नहीं होगा तो इसमें का कुछ भी नहीं हो सकता। एंड दैट्स द रीजन फील प्राउड अगेन दैट यू आर लर्निंग बिजनेस, यू आर बिजनेस, ठीक है ना। हमारे पास आए हुए हर क्लाइंट को हम ये सब बताते हैं, समझाते हैं। तो आई होप आप लोगों को बजट समरी समझ में आई। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में हम डायरेक्टली ये जो मेमोरेंडम है, जो इनकम टैक्स यहाँ पे चालू हो रहा है, ठीक है ना, अगले लेक्चर में हम डायरेक्टली इनकम टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि पुराने रेट क्या थे, नए क्या है। देख तो लिए नज़र में एक बार आपने, अब उसको एकदम प्रॉपरली पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं सारे यहाँ करना ही पड़ेगा ना। एंड अच्छा हुआ कि आपने पुराना पढ़ लिया है, क्योंकि मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ। यहाँ पे इफेक्टिव डेट लिखा जाता है हमेशा। तो आप ये मत समझो, ये देखो आपने जो पढ़ा हुआ है वो फालतू में नहीं जाएगा। ये दिख रहा है, अगर ट्रांजैक्शन बिफोर 23 जुलाई 2024 हुआ तो रेट 10% का था। तो इधर तक का लॉ मैंने पढ़ा ही दिया था आपको। मैंने तो 23 जुलाई तक पढ़ाया है आपको। 23 जुलाई पे बजट आया और आज 24 जुलाई है। आज से रेट कितना हुआ है तो आप तो भूल भी नहीं सकते ना साहब। मतलब ये बदला और बाद में पढ़ाया ऐसा नहीं। आज सुबह से ये रेट लगा है, आज पढ़ रहे हो आप लोग।
अब इससे ज़्यादा एडवांस क्या ही हो सकता है। एक दिन डिले हो गया मान लो, लेकिन वो डिले भी नहीं मान सकते क्योंकि रात को 12 बजे से चालू हुआ ये, सुबह 7 बजे हमारा लेक्चर है, 7 घंटे डिले पकड़ लो। और अगर रियल टाइम पे पढ़ना चाहते हो फिर अगले टाइम पे ऐसा बजट आता है तो रात को 12 बजे लेक्चर रखो, लेकिन अब भी बदला है, अभी पढ़ाया इतना रियल टाइम पे हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, डेट इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर द डेट। 23 जुलाई पे आपका सिलेबस बदला है यू विल नॉट फॉरगेट इट, या हाँ ऐसा कोर के रखो 3 डेट जैसा किसी दीवार पे 23 जुलाई नो यू विल नॉट फॉरगेट, आई नो यू आर मैच्योर्ड नाउ। और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा समझने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्या? नहीं, आपको अच्छा भी लगना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट बजट ऑफ योर लाइफ दैट यू अंडरस्टूड। नमस्कारम।